हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1858 का भारत सरकार अधिनियम को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। देखो, सबसे पहले इसमें क्या था कि जब 1857 का क्रांति हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरीके से वाट लग गई थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि 1857 की जब क्रांति हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि इसने ये महसूस किया ब्रिटिश सरकार ने ये महसूस किया कि देखो, भारत का शासन चलाने के लिए अब भारतीयों को भी लेना आवश्यक हो गया है। भारत का शासन चलाने के लिए भारतीयों को भी लेंगे तो अच्छा रहेगा, भारतीय लोगों को भी लेंगे तो सही रहेगा। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत परिषद अधिनियम 1861 का, 1892 का, 1909 का भारत परिषद अधिनियम लागू किया था, पारित किया गया था। तो इसमें कुछ मुख्य प्रावधान हैं, तो आइए इस वीडियो में हम लोग पूरा देखते हैं और समझते हैं। बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो देखते हैं इसका सबसे पहला प्रावधान क्या है। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। देखो, ये पहला प्रावधान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें क्या है कि कानून, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में, देखो, भारत के शासन चलाने के लिए कानून भी बनाया जाता था। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों के, यानी कि जो भारत के प्रतिनिधि रहेंगे, भारत के लोगों को भी, भारत के सदस्यों को भी शामिल करने की शुरुआत, कानून बनाने में कानून बनाने के लिए भारतीय सदस्यों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई थी इसी एक्ट के द्वारा, 1861 के द्वारा। पहले पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि ये अधिकार किसको प्राप्त था? ब्रिटिश अधिकारियों को प्राप्त था। पहले ये अधिकार ब्रिटिश अधिकारियों को प्राप्त था, लेकिन अब इसी एक्ट के तहत ही भारतीय सदस्यों को भी, भारतीय लोगों को भी कि कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था इस एक्ट में, कि अब वो भी कानून बना सकेंगे और नामांकित कर सकता था। ये हम लोग देखे हैं, समझ में आया होगा कि आने की। देखो, इसमें क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय सदस्य को भी कानून बनाने का अधिकार मिला है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है कि भारतीय लोगों को भी, भारतीय सदस्यों को भी कानून बनाने का अधिकार मिला है। पहले ये अधिकार सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों के पास था, लेकिन ये अब अधिकार भारतीय सदस्यों को भी मिल गया है, लेकिन वो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। देखो, गैर सरकारी, लेकिन वो सरकारी व्यक्ति नहीं रहेंगे, सरकारी जो भी भारतीय रहेंगे वो सरकारी नहीं रहेंगे, वो ऐसे ही नॉर्मल रहेंगे, सरकारी के पद पर नहीं रहेंगे। अब वो भी, उनको भी क्या हुआ कि वो भी कानून बना सकते थे। ये अधिकार प्राप्त किया गया, ये शुरू किया गया इसी एक्ट के तहत कि भारतीय सदस्य भी कानून बना सकेंगे भारत का शासन चलाने के लिए। तो ये दूसरा प्रावधान क्या है। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। देखो, इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। इसके पहले क्या था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट से 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें हम लोग पढ़े थे कि शक्ति को केंद्रीकरण किया जा रहा था। शक्ति को केंद्रीकरण किया जा रहा था। केंद्रीकरण का मतलब होता है पूरी शक्ति को एक जगह स्थापित करना। क्या कि पूरी शक्ति हो, जैसे कि एक शक्ति ये हुई, ये हो गया, ये हो गया, तो पूरी शक्तियों को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा था। पूरी शक्ति को एक जगह पे स्थापित किया जा रहा था, उसको केंद्रीकरण कहते हैं। पहले 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हम लोग देखे थे कि उसमें शक्तियों को स्थापित किया जा रहा था, एक जगह केंद्रीकरण किया जा रहा था। जैसे कि भारत का गवर्नर जनरल होता था, तो वो सबके लिए कानून बनाता था, और शक्ति क्या थी कि वो एक जगह थी, केंद्रीकरण थी।
अब क्या हुआ, वो चेंज हो गया, मतलब उसको उलट दिया गया इस एक्ट में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ये सब एकदम उल्टा कर दिया गया इसका, कि अब इसको शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया गया। यानी कि अब शक्तियां इससे निकलकर एक यहाँ पे हो गई, 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 यानी कि विकेंद्रीकरण हो गया। क्या हो गया? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण हो गया, यानी कि अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को अलग अलग, मतलब शक्तियां बट गई। जैसे कि मद्रास और बॉम्बे की जो मतलब थी भारत, पहले जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे उसमें मद्रास और बंगाल, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल होते थे वो सॉरी, मद्रास और बम्बई के जो होते थे गवर्नर जनरल वो बंगाल के अधीन होते थे। और मतलब उसका तब शक्तियां क्या थी? केंद्रीकरण थी, मतलब शक्तियां एक जगह होती थी। अब शक्तियां का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब यानी कि शक्तियां को बांट दिया गया। तो अब ये हुआ, शक्तियों को जब बांट दिया गया तो मद्रास के और बॉम्बे के अलग अलग मतलब वो अपने अपने अलग विधायी, अपने अलग अलग विधि बनाएंगे। वो अपने तरीके से वहां पे मतलब कानून बनाएंगे और लागू करेंगे। इसमें शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। अब मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी अपना अपना देखेंगे, विधायी शक्तियां उनको पुनः देकर विकेंद्रीकरण यानी कि अलग कर दिया गया। पहले केंद्रीकरण होता था, लेकिन इस एक्ट में विकेंद्रीकरण कर दिया गया, शक्तियों को बांट दिया गया। तो आई होप आपको ये दूसरा प्रावधान समझ में आया होगा। तीसरा प्रावधान क्या है? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। देखो, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः मतलब 1862, 66, 97 में विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी कि पहले क्या था कि सब मतलब अब विधान परिषद जो होता था कि वो एक जगह पे, मतलब पहले केंद्रीकरण होता था, अब विकेंद्रीकरण हो गया। यानी कि अब जो बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत विधायी परिषद का गठन हुआ अलग अलग। तो विधायी परिषद का गठन हुआ अलग अलग राज्य में। तो सबसे पहले यानी कि 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधायी परिषद का गठन किया गया। 1866 में 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधायी परिषद का गठन किया गया। और 1862 में बंगाल में विधायी परिषद का गठन किया गया। और 1897 में पंजाब में विधायी परिषद का गठन हुआ। 1897 में कहा हुआ? पंजाब में। देखो, इसमें तीसरा प्रावधान था कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 97 में विधान परिषदों का गठन हुआ। यानी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधायक परिषद का गठन कब हुआ? 1866 में। और बंगाल में विधायी परिषद का गठन किया गया 1862 में। और पंजाब में विधायी परिषद का गठन किया गया 1897 में। तो इसमें यही था, ये तीसरा प्रावधान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है। अब देखते हैं चौथा प्रावधान क्या है।
वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई। वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई। देखो वायसराय के, इसमें जो वायसराय के जो पद है उसको बहुत ही मतलब इनको बहुत ही अधिकार मिल गए थे, इनको बहुत ही पावर दे दिया गया था वायसराय की शक्तियों को। वायसराय जो होते थे वायसराय, वो देखो पहले जो नए राज्यों का वो नए प्रांत का गठन भी कर सकते थे। नए प्रांत का गठन जैसे कि नए प्रांत का गठन कर नए प्रांत का गठन करने का भी अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। नए प्रांत का गठन, देखो नए प्रांत का गठन करने का अधिकार दे दिया गया, और मतलब प्रांत के मतलब राज्य के सीमा में परिवर्तन करने का भी अधिकार ये दे दिया गया। जब अब नए नए और जो नए प्रांत बनेंगे तो वहां के गवर्नर जनरल भी नए होंगे, तो उनकी नियुक्ति कौन करता था? उनकी नियुक्ति वायसराय वायसराय को दे दिया, मतलब वायसराय को ये अधिकार प्राप्त था। जो भी नए गवर्नर जनरल होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? वायसराय करेंगे। तो उनको उनको ये शक्ति दे दिया गया, वायसराय की शक्ति मतलब ये अधिकार प्राप्त था। ये चौथा प्रावधान है। और पांचवा प्रावधान क्या है? इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। देखो इसने वायसराय को आपातकाल में, आपातकाल का मतलब होता है कि जब देश में कोई भी विद्रोह यानी कि जैसे प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो, तो उस टाइम पे जो वायसराय होते थे उनको मतलब तत्काल निर्णय लेते थे, और वो निर्णय ले सकते थे, तत्काल निर्णय ले सकते थे तुरंत का तुरंत, और बिना किसी खिंचाव के, मतलब कि नहीं कि इनसे इनसे सलाह ले उनसे सलाह ले, वो बिना किसी के सलाह मतलब बिना किसी के सलाह से वो तुरंत का तुरंत निर्णय ले सकते थे कि क्या करना है, जो सही मतलब जो भी सही रहे लोगों के लिए, तो तुरंत उनको निर्णय लेने की वो मतलब इनको ये प्राप्त था, शक्ति उनको ये प्राप्त था। बिना किसी खिंचाव के, लंबे खिंचाव के वो ये तय कर सकते थे कि वो निर्णय ले सकते थे कि मतलब जो सही है। अब कब तक मतलब वो निर्णय कब, जो वो डिसीजन लेंगे वो कब तक वैलिड रहेगा? तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीने के बाद उनको परिषद से मतलब क्या उसको स्वीकार मतलब कराना होगा परिषद से। 6 महीने के बाद उसको स्वीकृत करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर संसद में मंजूरी लेनी पड़ेगी। तब 6 महीने बाद उसको संसद में मंजूरी लेनी पड़ेगी, उस निर्णय को स्थायी रूप से लागू करने के लिए संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये था पांचवा प्रावधान, ये पांचवा प्रावधान था। तो हम लोग पढ़े हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें यही था कि अब ब्रिटिश शासन जो भारत का शासन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब यहाँ का जो शासन है वो भारतीय लोगों को भी लेने का, भारतीय लोगों को ये मतलब डिसीजन लेने का भी मौका मिले, और भारतीय लोगों को भी इसमें लेने का अधिकार मिल गया था, निर्णय लेने का अधिकार भी दे दिया गया था इस एक्ट के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसमें एक बात और है कि पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो, 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 देखो पोर्टफोलियो की मान्यता किस एक्ट मान्यता प्राप्त दी गई थी? इसी एक्ट में। किस एक्ट में? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में पोर्टफोलियो की मान्यता प्राप्त की गई थी। ये इनको 1861 में इनको मान्यता प्राप्त दी गई थी पोर्टफोलियो को, 1859 में। और किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो यही था, आज हम लोग पढ़े हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी गलती हुआ होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ताकि हम उसको सुधार सके। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।